ऐसा कहा जाता है कि कानून अंधा है। तो ये कितनी बात सच है और ये कितनी बात झूठ है? क्या वाकई में कानून अंधा है? देखिए, मेरे हिसाब से जो डिवोर्स रेट है और जो डिवोर्स केस है वो काफी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, बहुत सारे सीन हमारे सामने जब आए तो एक फेक केसेस लग गए हैं, क्योंकि आज के टाइम में फेक केस लगाना, फॉल्स केसेस लगाना बहुत इजी हो गया है। हर कोई फॉल्स केसेस लगा रहा है। तो उसके ऊपर फॉल्स केसेस लगा दिए गए, तो वो कैसे अपने आप को साबित कर सकता है कि मैं सच हूँ, मैंने ये नहीं किया? मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा, जी। इससे आपको सब समझ आ जाएगा। उस समय वहां पर उस लड़की ने झूठ बोला, जी। तो क्या कहते हैं, पुलिस को भी झूठ बोला और उसने केस भी गलत दर्ज किया, कराया। तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? एब्सोल्युटली, हमने इसके बाद उनके खिलाफ तो मतलब ऐसे कौन कौन से कॉमन एलिगेशन है जो एक लड़की एक लड़के पे लगा सकती है? ये थोड़ा सा प्रोवोक करना हो जाएगा, औरतों को आइडिया देना हो जाएगा। ये जो आज के हमारे गेस्ट हैं, इनको लड़ने का काफी शौक है। काफी लोगों के साथ ये लड़ते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे भैया, बड़े भैया गुरमीत सिंह जी। तो कैसे हैं सर? थैंक यू सो मच, आप हमको मिले, हमने शुरुआत करी, धन्यवाद आपका, भगवान की दुआ। सर, मतलब ऐसा कहा जाता है कि कानून अंधा है। तो ये कितनी बात सच है और ये कितनी बात झूठ है? क्या वाकई में कानून अंधा है? देखिए, मेरे हिसाब से कानून अंधा है ये वाली बात गलत है। कानून देखता भी है। जो जज साहब हैं, जितने भी एविडेंसेस आते हैं, साक्ष्य आते हैं उनके सामने, वो जज साहब उनको देखते हैं, उनको समझते हैं, उनका अवलोकन करते हैं। अवलोकन करने के बाद अपनी जजमेंट पास करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कानून अंधा है, ये मेरी सोच है। ओके। मतलब जो ये हमारा लॉ जुडिशरी है, ये किसके बेसिस पे चलता है? क्या ये सच और झूठ के बेसिस पे चलता है या आर्गुमेंट के बेसिस पे चलता है? दोनों ही बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी पार्ट हैं। दे बोथ गो हैंड इन ग्लव। इसका मतलब ये है कि आर्ग्यूमेंट्स, एक्चुअली वर्ड जो आर्ग्यूमेंट है वो कहीं भी डिफाइंड नहीं है। तो आर्ग्यूमेंट जो है वो जज साहब को समझाने के लिए ज़रूरी इसलिए होता है। बट जो बेसिक बात है वो आर्ग्यूमेंट्स भी ज़रूरी है बहुत ज़्यादा इसके अंदर, और लॉ तो ज़रूरी है ही। बिकॉज अगर लॉ नहीं है आपको सपोर्ट करने में तो आप आर्ग्यूमेंट लेफ्ट राइट नहीं कर सकते। ओके। तो मतलब कुछ ऐसे भी केसेस आते हैं कि जहाँ पर आर्गुमेंट इतना ज़्यादा हाई नहीं है पर उसको दिखा दिया जाता है। लॉ आपका अगर आपको सपोर्ट करता है तो आर्ग्यूमेंट्स आपको सपोर्ट करेंगे, बिकॉज आर्ग्यूमेंट जो है वो कॉम्प्लीमेंट करते हैं लॉ को। लॉ जो है वो समझाया जाता है आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा, जो फैक्ट्स हैं वो समझाए जाते हैं आर्ग्यूमेंट्स के द्वारा। तो आर्ग्यूमेंट कुछ अलग चीज़ नहीं है, लॉ को ही समझाने का एक प्रक्रिया है। ओके। मतलब इसमें जो हमारे जज, मतलब एक थोड़ा अपार्ट हो भी इन सारी चीज़ों से, एक हम थोड़ा यहाँ पर बात करते हैं करप्शन के ऊपर। मतलब जो करप्शन है वो किस लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। देखिए, करप्शन मैं खुद का भी मैं साक्ष्य रहा हूँ इसके अंदर। नोएडा कोर्ट हो गई, गाज़ियाबाद कोर्ट हो गई, बहुत सारी कोर्ट्स हैं जिसके अंदर जज साहब के सामने सामने जो वो हैं, जो रीडर साहब हैं, वो पैसे लेते हैं डेट लगाने के। अगर ज़्यादा डेट दे दी जाए, ज़्यादा लंबी डेट चाहिए तो ज़्यादा पैसे मांगते हैं, अगर छोटी डेट चाहिए ना पैसे दो, छोटी डेट लगा देते हैं, जैसे एक्यूज की तरफ से अगर ऐसी बात है। तो मैं तो खुद साक्ष्य हूँ इस बात का। ये बहुत गलत बात है। ये मैं इस बात का बिल्कुल समर्थन नहीं करता हूँ। ये बहुत ही गलत बात है, करप्शन है। और अगर आप जाके, मतलब मेरी भी ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आप प्लीज़ जाइए, ऑटो लेके गाज़ियाबाद कोर्ट जाइए या किसी भी कोर्ट में जाइए। जैसे मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, आप जाइए वहाँ पर जो जज साहब के नीचे बैठते हैं। आजकल तो नया टाइप ऑफ करप्शन आ गया है। नया टाइप ऑफ करप्शन का मतलब पैसे तो है ही, पैसे तो होते हैं, हफ्ते बाद डिसाइड होते हैं। अपोजिट क्लाइंट के वकील साहब को या अपोजिट वकील साहब को या क्लाइंट को फ़ोन कर दिया जाता है रीडर के द्वारा। जज साहब के साथ जो नीचे बैठते हैं उनको रीडर कहते हैं। जज साहब ऊपर बैठते हैं, उनके जो साथ उनको फाइल्स देते हैं उनको ऑर्डरली कहते हैं उनके, और जो नीचे होते हैं रीडर, किसी को कोर्ट मास्टर कहते हैं किसी लैंग्वेज में, किसी को रीडर कहते हैं। रीडर फ़ोन घुमा देते हैं। ये अलग ही लेवल का करप्शन है जो आज तक किसी ने हाईलाइट नहीं किया है, मगर ये अलग ही लेवल का मतलब corruption है। रीडर फोन करता है कि जी अब आप आ जाइए, दूसरी पार्टी के वकील साहब आ गए और वो तैयारी करके आए हैं, फाइल लेके आए हैं आज। अच्छा, मतलब वो सेटलमेंट करने की कोशिश करते हैं। कहने का पर्पज, देखिए, करप्शन का मतलब ये है जो लीगल आप नहीं करना चाहिए वो आप करते हैं, किसी और को गेन हो जाए। जी। अब ऐसे सिनारियों के अंदर दूसरी पार्टी का जो वकील है वो कई बारी नहीं आता है, कई बारी आता है।
कई बारी ऐसे ही उसको तड़पा दिया जाता है कि आप नहीं आ रहे हैं, पर्सनल बात पे एडजॉर्नमेंट ले ली जाती है। मगर अगर रीडर फोन कर रहा है किसी अपोजिट क्लाइंट को, तो वो तो अनड्यू फेवर दे रहा है ना, अनड्यू फेवर दे रहा है पैसे लेने के लिए। करप्शन यही है। ओके, तो क्या इसमें जज भी पैसे लेते हैं? देखिए, जजेस के खिलाफ मेरा बोलना बिल्कुल सही नहीं रहेगा, बिकॉज वो इंडियन जुडिशरी है। जनरल स्टेटमेंट किसी भी जज के बारे में या पूरी जुडिशरी के बारे में देना गलत होगा। कुछ जजेस हो सकते हैं, कुछ जजेस नहीं हो सकते हैं, मेरा वो कहना गलत होगा, बिकॉज दैट विल बी रॉन्ग ऑन माई पार्ट। तो जजेस के खिलाफ तो मैं नहीं बोलूँगा, मगर हाँ, जो मैंने साक्ष्य किया है, जो मैंने देखा है, वो मैं आपको बता सकता हूँ। मतलब जजेस के खिलाफ आप नहीं जा सकते? वो हम नहीं जा सकते, वो हमारे एथिक्स है। हम जजेस के खिलाफ नहीं बोल सकते, बिकॉज अल्टीमेटली वही न्याय देते हैं। और वो देखिए, जैसा मर्जी हो, जो मर्जी हो, न्याय करने वाले वही हैं। तो हम न्यायमूर्ति के खिलाफ कुछ भी बोलें, वो मेरे हिसाब से गलत होगा। जब तक मैं साक्ष्य नहीं हूँ, मैं गलत नहीं बोलूँगा। ओके ओके। तो मतलब क्या ऐसा भी होता है, मतलब जैसे एक हाइपोथेसिस लेते हैं कि कोई एक पर्सन है जिसके ऊपर फेक केसेस लग गए हैं, क्योंकि आज के टाइम में फेक केस लगाना, फॉल्स केसेस लगाना बहुत इजी हो गया है। हर कोई फॉल्स केसेस लगा रहा है। तो उसके ऊपर फॉल्स केसेस लगा दिए गए, तो वो कैसे अपने आप को साबित कर सकता है कि मैं सच हूँ, मैंने ये नहीं किया? मैं एक एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाऊंगा, इससे आपको सब समझ आ जाएगा। एक फेक केस हमारे सामने आया रेप का, जो यही चल रहे हैं। तो फॉर्चुनेटली वो एक बहुत बड़े पॉलिटिशियन का था। तो जब हम उनकी तरफ से आए आगे, तो सबसे अच्छी बात ये हुई कि जैसे ही पुलिस वालों का फ़ोन उनको गया, इमीडिएटली उन्होंने हमको अप्रोच कर लिया। तो हम स्टार्टिंग से ही उसको हेल्प करने के लिए जुट गए। ये बात आप समझने की ज़रूरत है, बिकॉज किस लेवल पे वकील एंट्री मारता है क्लाइंट को बचाने के लिए, ये बहुत मैटर करता है। अब ऐसे केस के अंदर इमीडिएटली एफआईआर कटी थी, और एफआईआर कटने के बाद उन पॉलिटिशियन को पुलिस वालों का फ़ोन गया कि आपके खिलाफ रेप की एफआईआर कट चुकी है, अब आप प्लीज़ आइए और आप अपना साक्ष्य दीजिए और गवाहियाँ दीजिए, या फिर हम आपको अरेस्ट करने के लिए आ रहे हैं, जो भी कहा। तो ऐसे इस केस के अंदर हमने उनको हेल्प कैसे करी, उन्होंने हमको बताया कि जी ऐसा था, हम उस लड़की को कभी मिले भी नहीं इस टाइम पे, हम अगर छोड़ने भी गए तो होटल में या कहीं तो गए नहीं, पहली बात। दूसरी, हमने पूरे फैक्ट समझे पहले, बिकॉज तभी हम उसको हेल्प कर पाएंगे जब पूरे फैक्ट समझे। तो वापस उस स्टोरी पे अगर आते हैं, तो हमने कैसे बचाया उनको फेक केसेस से, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्या हुआ, उस लड़की ने 4 एलिगेशन सबसे पहले ये लगाई थी कि जी हमको इस आदमी ने चलती गाड़ी में रेप करा, चलती गाड़ी में रेप करा। अच्छा, पहला एलिगेशन ये था? पहला एलिगेशन ये था कि चलती गाड़ी में रेप किया, और उसके बाद दूसरा एलिगेशन ये था कि मेरा फोन चुरा लिया। जब रेप कर लिया तो छोड़ने के समय हमारा फोन चुरा लिया, दूसरी बात ये बोली। और तीसरी बात ये बोली कि मैं ऐसी हालत में थी कि मैं सीधा वहां से चलते हुए मेट्रो स्टेशन पे छोड़ा गया, और मेट्रो स्टेशन चलते हुए मैं थाने में गई। ये इनकी 3 मेजर एलिगेशंस थी। हमको पूरा केस तोड़ने के लिए इन्हीं तीनों बातों को जोर देना था। सबसे पहली बात तो जज साहब के सामने जब हमने करा, और हमने क्या करा इस केस के अंदर, जब हमने आगे इन्वेस्टिगेट अपने भी लेवल पे किया, हमने जब अपना भी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद हमको ये सामने आया कि जी गाड़ी थी मैनुअल, और लड़की के हिसाब से खाली 2 ही लोग थे, एक लड़की थी, एक लड़का था। तो इट इज इम्पॉसिबल गाड़ी चलते हुए, वो भी मैनुअल गाड़ी चलते हुए, मेट्रो स्टेशन के आसपास कोई बंदा रेप कर पाए। ये इट इज डिफाइज कॉमन सेंस। ऑटोमेटिक गाड़ी तो हो सकता है थोड़ी, हालांकि दैट इज आल्सो नॉट पॉसिबल। पहला आर्गुमेंट तो पहला तो वहीं खत्म हो गया कि जी मैनुअल गाड़ी है, और उसने ये बोला था कि मेट्रो स्टेशन के आसपास घुमाते घुमाते उसने रेप किया। तो जी मैनुअल गाड़ी के अंदर इट इज इम्पॉसिबल कि लड़का जबरदस्ती कर पाए लड़की पे। पहली बात तो यहीं खत्म हो गई, ये समझ जज साहब को भी आया। उसके बाद दूसरा उसने बोला कि जी मेरे को जिस हालत में छोड़ा गया, मेरा फोन भी चुरा लिया गया। हमने जब आगे तहकीकात करी तो उस लड़की के पास 2 फोन थे, एक वो छोड़ के आ गई थी, दूसरा फोन उसी के पास था जिससे उसने अपने एक मित्र को, अपोजिट पार्टी, देखिए यहाँ पर ए और बी पार्टी चलती है, तो दूसरी पार्टी जो वो थे लीडर थे, उन्होंने इनके खिलाफ एक एक्यूज होता है, एक विक्टिम होता है। जी, तो यहाँ पर हुआ क्या था, जो लड़की को प्लांट करने वाला अपोजिट पार्टी के जो एक लीडर थे, उन्होंने प्लांट किया था उस लड़की को। तो उसके अंदर हमने जब पता करवाया तो सीधा जब भी वो लड़के ने उसको उतारा, बिकॉज ऐसा कुछ नहीं था, वो घूमने के लिए गए थे बस, ऐसा कुछ नहीं था कि कुछ हुआ। जब वहां पर वो गए थे तो उन्होंने उनको जब वहां पर छोड़ा, तो छोड़ने के बाद उस लड़की ने दूसरे वाले फोन से सीधा उसी को फोन किया, अपोजिट पार्टी के लीडर को, कि जी अब हमने ये कर दिया, अब मैं क्या करूं। तो उसने ये बोला, अपने रिकॉर्डिंग निकलवाई सारी, तो उसने ये बोला कि जब थाने जाओ। तो दूसरा केस तो यहां पर ही हो गया, उसने बोला कि फोन चुरा लिया, वो वाली बात भी झूठी साबित हो गई। तीसरी बात उसने बोला कि मैं पैदल चलते हुए वहां पर गई थाने में।
जिस हिसाब से उसने बोला कि अच्छा, उसकी बीच में ये भी एलिगेशन आई थी कि जी मेरे को उन्होंने अधमरा छोड़ दिया ये ऐसे करके। तो ये वाली बात इसलिए झूठ साबित होती है बिकॉज वहां से 5 मिनट का रास्ता एक थाना था और आधे घंटे का रास्ता दूसरा थाना था। तो उसने वो थाना नहीं चुना जो 5 मिनट की दूरी पे था, उसने वो चुना जो आधे घंटे की दूरी पे था। इससे ये सारी बातें समझ आती हैं कि सब कुछ प्लांटेड था। जब यह बातें हमने जज साहब को सामने रखी तो जज साहब ने ये मतलब सब बातों को अवलोकन किया और अवलोकन करने के बाद जज साहब ने हमारे क्लाइंट को एंटिसिपेटरी बेल भी दे दी और हमारे क्लाइंट के खिलाफ केस रफा दफा कर दिया। तो ये कहना गलत है कि जी सालों साल केसेस चलते हैं, ऐसा बिल्कुल कहना गलत है। एट द वेरी इनिशिएशन ही ये वाला केस सेशन कोर्ट के द्वारा हमने क्रिमिनल रिवीजन फाइल करी और रिवीजन में हमारी जीत हुई। तो उस समय वहां पर उस लड़की ने झूठ बोला, जी, वो क्या कहते हैं, पुलिस को भी झूठ बोला और उसने केस भी गलत दर्ज कराया, तो उसके ऊपर क्या एक्शन लिया गया? एब्सोल्युटली। हमने इसके बाद उनके खिलाफ एक 182 का मुकदमा दर्ज करने के लिए दरखास्त भी लगाई। ये क्या होता है 182? इसका मतलब ये होता है कि अगर लड़की झूठ बोलती है तो उनके खिलाफ उल्टा मुकदमा दर्ज होगा। Okay. और पुलिस वालों ने, मगर दुख की बात देखिए, यहीं पर दुख आ जाता है कई बार, बिकॉज सब कुछ साफ दिख रहा है कि ये पूरा केस झूठा है और साक्ष्य के साथ हमने प्रूव कर दिया कि ये झूठा है। मगर उसके बावजूद बिकॉज अपोजिट पार्टी जो थे, पॉलिटिशियन थे, वो भी, ये भी पॉलिटिशियन थे मगर दूसरी पार्टी भी पॉलिटिशियन थी, तो उन्होंने जोर जबरदस्ती करके उल्टा मुकदमा लड़की के खिलाफ दर्ज होने नहीं दिया। हालांकि जज साहब ने अपनी जजमेंट में क्लियर ही लिखवाया था कि ये झूठा केस है, मगर फिर भी बिकॉज पुलिस वाले ही 182 का मुकदमा दर्ज करा के कोर्ट को रेफर करते हैं, Okay. तो ये पुलिस वालों ने नहीं किया। ये गलत बात है बिकॉज अंडर द प्रेशर थे वो। हाँ, मतलब इन्फ्लुएंस थे बिल्कुल किसी से, clear जिसकी influence वजह से काम नहीं कर पाए। बिल्कुल clear। और वहीं अगर हम इसका दूसरा सिनेरियो लें, ये तो आपने वो बताया कि अगर आपने बचा लिया उनको, अगर उस केस में लड़की सही हो जाती, मतलब उसकी बातें सारी सच हो जाती, तो लड़के पर क्या मतलब क्या चार्ज या क्या कहते हैं, क्या पनिशमेंट लगता? देखिए, पनिशमेंट बहुत ही लास्ट बात है। ओके सबसे पहली बात आपको ना ये समझने की जरूरत है कि प्रोसेस क्या होता है। ओके लड़की ने एक कंप्लेंट दी, जी, लॉ ये कहता है कि वो कंप्लेंट सत्य मानी जाएगी, चाहे लड़की मतलब कुछ भी हो, सपोर्ट करे ना करे, वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। देखिए, दो बातें होती हैं। जी, सबसे पहली, लड़की जब कंप्लेंट देती है तो उस पर इंक्वायरी होती है। इंक्वायरी करने के बाद पुलिस वालों को अगर वो लगता है लड़की सच बोल रही है तो वो उस इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। वो कैसे होता है? एफआईआर रजिस्टर करके। एफआईआर रजिस्ट्रेशन से पहले इंक्वायरी होती है, एफआईआर रजिस्ट्रेशन के बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती तो यहाँ पर मैं एक छोटी ये बात पूछना चाहूँगा कि क्या लड़की के सिर्फ एक स्टेटमेंट से एफआईआर और इन्वेस्टिगेशन हो जाती है? है जी। और सिर्फ अगर पुलिस नहीं एफआईआर रजिस्टर करे तो पुलिस के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। मेरा कहने का पर्पज, ये लॉ बड़ा ही ज्यादा क्लियर है, हमको समझने की जरूरत है। ओके जैसे आगे भी मैं आपको बताऊंगा, आगे प्रश्नों के उत्तर जब आपको मिलेंगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। मगर यहाँ पर विडंबना ये है कि लड़की ने सच बोला झूठ बोला वो बाद की बात है, पहले केस रजिस्टर होगा। जी, ये बात ये लॉ कहता है। ओके उसके बाद अपना इन्वेस्टिगेशन होगी अगर एफआईआर कट जाती है तो। और अगर पुलिस अंडर द इन्फ्लुएंस नहीं है तो वो उस केस को वहीं पर रफा दफा कर सकते हैं और क्लोजर रिपोर्ट लगा सकते हैं। मतलब थोड़ा सेटलमेंट करके। सेटलमेंट नहीं, क्लोजर रिपोर्ट का मतलब ये है कि जी आपकी कंप्लेंट को हमने परखा, जांचा और वो झूठ पाई गई और हम इसके अंदर आगे कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, हम इसको क्लोज कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एज क्लोजर रिपोर्ट। ओके, मतलब ये सिनेरियो हो जाता है वहाँ पर। और यही जैसे कि मतलब उसने क्या किया, लड़की ने हमारे ऊपर आरोप लगाया और कोई एविडेंस नहीं है उसके पास, सिर्फ उसने बोला है, सिर्फ एक स्टेटमेंट के ऊपर उस लड़की के ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो गई, एफआईआर हो गई। वहीं हम इसका दूसरा सिनेरियो लेते हैं, क्या अगर किसी लड़के ने ऐसा कुछ लगाया कि इस लड़की ने हमारे साथ ऐसा कुछ किया है, तो क्या उसके ऊपर भी होगा सेम? देखिए, जहाँ तक बात रही, कुछ ऑफेंसेस ऐसे होते हैं जो खाली लड़की के खिलाफ लड़की ही कर सकती है अलेज, जैसे रेप हो गया, ये सब लड़की ही कर सकती है। मगर अगर लड़के के साथ कुछ गलत दुष्कर्म हुआ है तो ऐसा नहीं है कि लॉ उसको हेल्प नहीं करेगा। ये बिल्कुल गलत धारणा है कि लॉ लड़कों के लिए नहीं बना है, जैसे मैं आगे भी आपको समझाऊंगा। मगर यहाँ पर लिमिटेड अगर हम बात करें, जो आपने प्रश्न पूछा है उसका उत्तर ये है कि जी बिल्कुल, अगर लड़का भी कंप्लेंट करता है तो प्रोसीजर वही है। लड़का और लड़की कंप्लेंट करेंगे तो उन पे इंक्वायरी होगी, इंक्वायरी करने के बाद अगर वो सत्य पाए जाते हैं तो एफआईआर रजिस्टर होती है, आगे की इन्वेस्टिगेशन होती है। अगर वो गलत पाया जाता है तो एफआईआर रजिस्टर नहीं होती, क्लोजर रिपोर्ट होता है। ऐसा गलत सोचना है कुछ लोगों का कि जी लड़के अगर कंप्लेंट करें तो उस पर एक्शन नहीं होता है, ये गलत धारणा है।
ओके, मतलब जिस तरीके से मतलब वो चीज़ों को मैनिपुलेट किया जाता है वो सब झूठ है, आपका कहने का मतलब। मैनिपुलेशन किसी फैक्ट्स पे अगर आप किसी केस की बात करेंगे तो अलग बात है, मगर अगर हम जनरल स्टेटमेंट मेक करना सही नहीं होगा मेरे हिसाब से। मैनिपुलेशन किस एंगल की बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हमको पहले पूरा समझना होगा, उसके बाद उसके बारे में बोलना सही रहेगा। ओके ओके, यहाँ पर हम एक और सिनेरियो लेते हैं, लिविंग रिलेशनशिप क्या इंडिया में लीगल है? देखिए, लॉ की अगर हम बात करें, जी। उत्तराखंड का सीन अलग है, बट अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ के अंदर लिव इन रिलेशनशिप का मतलब यह है कि लड़का लड़की अपनी रजामंदी से साथ रह रहे हैं। ओके। इसमें कुछ इलीगल नहीं है। अगर दोनों लड़का लड़की साथ रह रहे हैं तो देयर इज नथिंग इलीगल इन इट। दिक्कत कहाँ शुरू होती है कि लड़का लड़की साथ रह रहे हैं कुछ टाइम तक, और रहने के बाद लड़का मना कर देता है लड़की को शादी करने से, लड़की कंप्लेंट करती है कि मेरा रेप कर दिया इसने। यहाँ पर दिक्कतें शुरू होती हैं। दिक्कत यहाँ तक बिल्कुल नहीं आ रही है कि जी लड़का लड़की साथ रह रहे हैं, कोई लॉ ब्रेक नहीं हुआ इसके अंदर। मगर अगर आप जहाँ पर लड़का मना कर दे 2 साल रहने के बाद या 6 महीने रहने के बाद या 6 साल रहने के बाद कि जी मैंने शादी नहीं करनी, तो लड़की कहती है अब मैं क्या करूँगी, तो वो रेप का एलिगेशन लगा के शादी ज़बरदस्ती करवाने की कोशिश की जाती है। ऐसे सिनारियो सामने आते हैं। ओके, तो मतलब ऐसे कौन कौन से कॉमन एलिगेशन है जो एक लड़की एक लड़के पे लगा सकती है? ये थोड़ा सा प्रोवोक करना हो जाएगा, औरतों को आइडिया देना हो जाएगा, तो ये मैं सही नहीं समझूंगा इसका उत्तर देना। नहीं, लड़के थोड़ा वो रहेंगे ना इससे कि हम हाँ। ऐसे बात करेंगे कि लड़के कैसे कैसे बच सकते हैं। जी। अगर हम इस तरीके से बात करें तो वो कहना सही होगा। ओके। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जी अगर आप लड़का लड़की साथ रह रहे हैं तो लड़का लड़की अगर दोनों कंसेंशुअल हैं तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप थाने में जाके एक वो लिखवा सकते हैं कि जी हम दोनों साथ रह रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो लड़का लड़की अगर दोनों मिलके थाने में ये बात अगर एक रिपोर्ट लिखवा दें या कह दें कि हाँ जी हम साथ रह रहे हैं, तो कल को लड़के की थोड़ी बचाव हो सकता है। ओके। ऐसे सिनारियों में जो डीएम साहब हैं या जो हमारे थाना प्रभारी हैं या जो एसएसपी हैं, उनको हम एक लेटर लिख देते हैं कि हम दोनों अपनी मर्जी से स्वयं रह रहे हैं, यहाँ पर कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं है। तो लड़की भी अगर वो लेटर को साइन कर देती है तो कल को बहुत बड़ा साक्ष्य लड़के के फेवर में आ जाता है कि हम दोनों मर्जी से साथ रह रहे हैं। ओके। इसके अलावा आप लड़कों को जो समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जी कभी भी अगर आप दोनों की कॉन्वर्जेशन हो रही है जिसमें कुछ इंटीमेट सीन्स हैं या कुछ ऐसी फोटोग्राफ्स हैं, तो उसको रखें ना रखें वो तो उनका प्रेरोगेटिव है। मगर अगर आप दोनों, लड़की अगर ऐसा इनिशिएट कर रही है कि जी कुछ बातें ऐसी बोल रही है, तो वो लड़कों को सेव करके रखना चाहिए। गलती यहाँ कर देते हैं कि कुछ मोमेंट, हीट ऑफ द मोमेंट में आके लड़की कुछ इमोशनल बात कर देती है, लड़का कुछ इमोशनल बात कर देता है, तो अपने व्हाट्सएप रिकॉर्ड सारे डिलीट कर देते हैं लड़के लोग, या लड़की साथ रह के अपना व्हाट्सएप रिकॉर्ड डिलीट करवा देती है। ओके। एलिगेशन लगाने से पहले आपने देखा होगा 90% सिनारियो में लड़का है बोलता है मेरे पास तो कोई प्रूफ ही नहीं है, मैंने तो डिलीट कर दिया था। वो डिलीट कैसे होता है कि लड़की ने पूरी सोची समझी साजिश करी होती है, बिकॉज ये मेरे सामने केसेस आ रखे हैं, मैं आउट ऑफ द ब्लू नहीं बोल रहा हूँ, मैं साक्ष्य के बेसिस पे बोल रहा हूँ। तो ऐसे लड़की ने पहले ही प्लानिंग कर रखी थी कि बिकॉज वो मैं शादी नहीं कर रहा, मैं रेप के एलिगेशन लगाऊंगी, मगर इसके पास तो पूरा प्रूफ है मेरे खिलाफ कि जी हम दोनों का रेप तो हुआ नहीं था, इसके खिलाफ तो हुआ नहीं था, इसने कोई जबरदस्ती नहीं करी है, तो वो पहले डिलीट करवाया जाए। तो इमोशनल करके लड़के को पहले वो जो कॉन्वर्जेशन होती है वो डिलीट करवाई जाती है। तो लड़कों को ये हिदायत है कि कोई भी कॉन्वर्जेशन ऐसी डिलीट ना करें जो कल को साक्ष्य साबित हो सकती जो है। मतलब थोड़ा फिजिकली जा रही है, इमोशनली कन्वर्सेशन जा रही है, उस चीज को थोड़ा सेव करके रखो अपने पास। कुछ भी आपकी कम्युनिकेशन है कल को वो आपकी हेल्प ही करेगी, आपके खिलाफ नहीं जाएगी। जैसे अगर देखिए, अगर लड़की की पिक्चर्स वो वायरल करने की बातें कर रहा है लड़का, तो वो गलत है। देखिए 90% लड़कियां भी गलत नहीं होती, 90% लड़के भी गलत नहीं होते, कुछ सिनारियों की वजह से। अब सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक्चुअल में रेप होते हैं, जो एक्चुअल में गलत काम होते हैं, उसमें लड़की सामने आती ही नहीं। ओके। बहुत सिनारियोज के अंदर ये देखा गया कि सोशल दबाव के द्वारा या घर वालों के दबाव के द्वारा या डर के द्वारा लड़कियां आगे ही नहीं आती, तो जो एक्चुअल केसेस होते इस चीज को जज समझते हैं? जब वो मैटर जज के पास गया ही नहीं तो कैसे समझेंगे वो? जज के पास तो वो मैटर जाते हैं जो लड़की ने एलिगेशन लगाई है। अब एक बात समझने वाली हमको भी ज़रूरत है ये वाली, कि जो ओपन ये वाली ऐसी ऐसी भद्दी भद्दी एलिगेशंस लगाई जाती हैं लड़कों के खिलाफ, जो लड़के इमोशनल होके सारा रिकॉर्ड खुद ही डिलीट कर देते हैं। अब कल को लड़की अगर ये बोलती है थाने में जाके कि जी लड़के ने तो मेरे साथ ऐसा था कि जबरदस्ती किया, और हालांकि एक दिन पहले आपकी कॉन्वर्सेशन हुई है कि कुछ प्लानिंग हुई है कि जी पहले हम होटल जाएंगे, पहले हम ये करेंगे, पहले हम वो करेंगे, तो वो प्लानिंग तो डिलीट करवा दी गई। अगर प्लानिंग हुई है तो जबरदस्ती कैसे हुई है? तो एविडेंसेस, गवाह, कॉल रिकॉर्डिंग्स, अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं या ऐसे रिलेशनशिप में है जहां पर आपको लगता है कि जी आपके खिलाफ कोई मुकदमा हो सकता है, तो एविडेंसेस आप अपने साथ बिल्कुल रखिए।
एविडेंसेस डिलीट करने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो दिक्कत लड़के को ही होगी। वो हेल्प करेगी वो उसकी। बिल्कुल हेल्प करेगी। कल को अगर मुकदमा दर्ज होता है या कुछ भी ऐसा होता है तो लड़का दिखा सकेगा जी कि तो हमारी तो पूरी प्लानिंग थी, हम तो होटल जा रहे थे, हम तो रजामंदी से हुआ था, ये कहाँ ज़बरदस्ती हुआ। तो मतलब अगर लड़की वहाँ पर केस कर देती है और वो प्रूव भी कर देती है कि इसने रेप किया, हालांकि नहीं किया, अगर वो प्रूव कर देती है तो लड़के को क्या क्या किन प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ेगा और कौन से उसे पनिशमेंट मिलेगी, क्या उसे मतलब उसके बाद क्या होगा उसका, वो जानना चाहता हूँ। सबसे पहले कंप्लेंट करती है लड़की, कंप्लेंट करने के बाद उनकी लड़की के बयान होते हैं। एक तो होते हैं 161 के बयान होते हैं, मतलब जो थाने में रिकॉर्ड होते हैं, उनकी कोई एविडेंशियरी वैल्यू नहीं है जी। उसके बाद फिर वो कई केसेस के अंदर, हालांकि हर केस में करना चाहिए, मगर पुलिस वाले कई केसेस के अंदर इमीडिएटली 164 के बयान करवा देते हैं, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने बयान करवा देते हैं। ये इसलिए किया जाता है 2 कारणों की वजह से। पहला तो कहीं लड़की मुकर ही ना जाए, बिकॉज कई केसेस में ऐसा देखा गया कि शादी का दबाव बन गया, शादी का माहौल बन गया जो लड़की चाहती थी कई केसेस के अंदर, तो उन्होंने फिर वो केस वापस ले लिया। अब पुलिस वाले फंस जाते हैं इसके अंदर, लड़के को जेल में डाल दिया, लड़की कह रही है वैसे ऐसा तो कुछ किया नहीं था इसने। पुलिस वालों को क्या प्रॉब्लम आती है? पुलिस वालों को प्रॉब्लम ये आ जाती है कि पुलिस वालों ने जबरदस्ती करवाया है, फिर वो उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है। एलिगेशन देखिए, अगर लड़की आपके साथ है, अगर पुलिस वालों के साथ है, अरेस्ट करवाने के लिए तो लड़की बिल्कुल पुलिस वालों के साथ साथ जाती है कि जी यहाँ इसको दबिश करो, यहाँ मारो, उसको यहाँ करो, तो जाती साथ। मगर जब लड़का और लड़की जो जिनके साथ हुआ है ये एक्चुअल में, अगर वो दोनों साथ हो जाते हैं तो पुलिस वाले खिलाफ हो जाते हैं। वो लड़की बोली कि पुलिस वालों ने जबरदस्ती करी है मेरे साथ। तो ऐसे सिनेरियो के अंदर फिर वो बयान रिकॉर्ड करते हैं पुलिस वाले। बयान रिकॉर्ड करने के बाद पुलिस वाले अपनी इन्वेस्टिगेशन करते हैं और फिर वो चार्जशीट फाइल करते हैं। चार्जशीट फाइल करने के बाद जितने भी कंप्लेनेंट जैसे प्रोसिक्यूशन विटनेसेस होती हैं उनकी गवाह दी जाती है। चार्जशीट के अंदर पूरी गवाही की लिस्ट होती है, उन सबकी गवाही होती है। फिर अगर आप जो लड़का है वो अपनी गवाही प्रूव करना चाहे, कुछ साक्ष्य लाना चाहे, तो वो लेके आता है, फिर सजा होती है। और सजा क्या होगी इसको? देखिए मैं आपको, वो एवरीथिंग इज डिफाइंड इन द लॉ, बट ये डिपेंड करता है कि लड़का प्रूफ क्या कर पाता है, लड़की प्रूफ क्या कर पाती है। ज़्यादातर ऐसे केसेस के अंदर लड़की मुकर जाती है या लड़की अगर कहती है कि नहीं जी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, तो फिर जजेस भी केसेस आगे नहीं बढ़ाते हैं, वैसे वहीं खत्म करते हैं। बहुत ही कम केसेस, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत ही ज़्यादा कम केसेस हैं जो एक्चुअल में फैक्ट्स में ऐसा होता है। नहीं तो ज़्यादातर तो आजकल यही देखने को मिल रहा है कि फेक केसेस हो जाते हैं। ओके। मतलब यहाँ पर अभी जैसे काफ़ी सारा सुनने में भी आ रहा है और काफ़ी सारा देखने में भी आ रहा है कि जो डिवोर्स रेट है और जो डिवोर्स केस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए बहुत सारे सीन हमारे सामने जब आए तो एक डाइवोर्स का कारण अगर आप सुनेंगे तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे। ये एक क्लाइंट जब हमारे पास आए, लड़के थे वो, तो लड़की ने ये एलिगेशन लगाई कि जी ये हमको मर्सिडीज़ लेके दी उसने मुझे, इसने मुझे BMW 7 सीरीज़ लेके नहीं दी। ऐसे ऐसे मतलब जिसे कहते हैं ना, चौंकाने वाले एलिगेशन सामने आते हैं। अच्छा, BMW मतलब ऐसा कहा गया कि जैसे एक आपको रॉयल गाड़ी दी गई, दूसरी रॉयल गाड़ी नहीं दी गई लड़की को, जी, और मुझे जीने नहीं दिया जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं, ऐसे कहा जाता है। आपको सब कुछ है आपके पास। मैंने ऐसे भी सिनारियो देखे हैं जहां पर लड़की नाना करते आप मान के चलिए 50 से 60 लाख रुपए महीना कमा रही है, उसने कोर्ट में केस डाल दिया कि जी मेरे को 60 लाख रुपए महीना चाहिए, 1 करोड़ रुपए महीना चाहिए मुझे। ऐसे सिनारियोज आते हैं, ऐसे भी सिनारियोज आते तो हैं। ऐसा हो क्यों रहा है? देखिए कुछ मैं कहूंगा यहाँ पर ये गलती वकीलों की भी है, जैसे कि गलत गाइड कर देते। ओके। गलत गाइड करने के बाद हम तो जी ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे, ऐसी एलिगेशंस या ऐसी बातें क्लाइंट के साथ नहीं करनी चाहिए। जो आपके सामने साक्ष्य आए, जो आपको सही लगे, जो क्लाइंट कह रहा है वो सही है, बात बिल्कुल ठीक है, मगर ये बात छुपा के कि आपका क्लाइंट जो है वो 40 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उनके शोरूम है यहाँ पर, इधर उधर शोरूम्स हैं, शोरूम से गायब नहीं हो सकते ओवरनाइट, नहीं हो सकता, मगर ये बात छुपा दी जाए। और छुपाने के बाद अगर आपने केस ये डाल दिया कि जी हम तो हैंड टू माउथ है, ऐसे मैंने केसेस देखे। हम हस्बैंड की तरफ से थे, वाइफ की तरफ से ये सिनेरियो था, उसमें ये लिखा हुआ था वर्ड कि भाई वी आर हैंड टू माउथ, मतलब खाने पीने का। 2 शोरूम हैं उनके मॉल्स के अंदर, शोरूम्स हैं, दुकानें हैं, इंपोर्ट। अच्छा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जहां तक बात करें तो कई समझदार क्या करते हैं, यहां पर कई बार मैंने ये भी देखा है कि अकाउंट से ट्रांसफर नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की जाती है। बिकॉज यूजुअली केसेस के अंदर अकाउंट मंगवाया जाता है, सब कुछ, क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट नहीं मंगवाई जाती। क्रेडिट कार्ड के अंदर मैंने देखा वहां पर डॉलर्स के अंदर एक्सचेंज हो रहा है। ओके। तो ऐसे केसेस के अंदर बहुत गलत गाइडेंस भी दी जाती है कि जी हम ये करवा देंगे, हम वो करवा देंगे। ये कहना गलत है, ये करना भी गलत है, ये नाजायज़ है। अच्छा, पहला तो मतलब जो लॉयर
एडवाइस दे रहे हैं वो सही वो है। मैटर करता है। वो मैं वकीलों को भी यही कहना चाहूँगा कि आप अगर गलत गाइड कर रहे हैं तो अपने वकालत का भी भट्टा बैठा रहे हैं आप गलत खाली उस औरत या उस आदमी के साथ नहीं कर रहे हैं, आप अपने प्रोफेशन के साथ भी गलत कर रहे हैं। तो गलत गाइडेंस मत दीजिए। अगर ज़रूरत है लड़की को पैसों की, जैसे उसकी बच्ची है, एक और सिनारियो बताता हूँ जहाँ पर लड़की कमा रही है 10-12 हज़ार रुपये, मगर बच्ची का डाइपर हो गया, ये हो गया, वो सब जो खर्चे आ रहे हैं वो ना करते 25,000 रुपये आ रहे हैं और लड़के ने पैसे देने को मना कर दिया। ऐसा केस जब हमने लड़ा तो हमने अल्टीमेटली वो भी केस जीता रिसेंटली। बट ये हैं एक्चुअल केसेस जहाँ पर लड़की 12-15 हज़ार रुपये कमा रही है, बट कमाने के बावजूद भी लड़के ने, जो हस्बैंड है, उसने बच्ची को छोड़ दिया। बच्ची 1 साल की भी नहीं थी और माँ और बेटी को छोड़ दिया। अब यहाँ पर वो केस ना डाले तो क्या करे? ये है सही केस। अगर आपने लड़ना है तो ये सही केस है। ओके। और वहीं अगर दूसरा सिनेरियो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, 40 लाख कमाने के बावजूद भी महीने के 1 करोड़ रुपए अगर आप मेंटेनेंस मांग रहे हैं तो उनका फिर क्या होता है? मतलब जैसे जो जिससे लड़की ने एलिगेशन लगाया है कि इसने मेरे को BMW नहीं दी, इसने मेरे को मर्सिडीज नहीं दी, तो जैसे डिवोर्स फाइल करती है तो फिर उनका क्या आगे प्रोसीड होता है कि वहीं रद्द किया कर एलिगेशंस कुछ भी हो, उसको साक्ष्य के बेसिस पे उनको हमको कसौटी पे उतारना ही होता है। लड़की कोई भी एलिगेशन लगाए, उसको एविडेंस के बाद ही ये साबित होगा कि वो सही है गलत। अगर आपको ये जज साहब को ये लग रहा है कि नहीं जी जो इसने बोला है ये डोमेस्टिक वायलेंस कॉन्स्टिट्यूट ही नहीं करता है, तो केस डिसमिस किया जा सकता है। मगर अगर लड़की ने बोल दिया हमको थप्पड़ मार दिया तो कैसे करेंगे हम? वो तो अकेले में मारा, वो तो हमको प्रूव करना पड़ेगा कि क्या क्या था, क्या क्या नहीं था, क्या हुआ था। अब थप्पड़ मारने के बाद आप अगर हॉस्पिटल में भी कोई नहीं जाएगा, कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं होता इसके अंदर, मगर वो डोमेस्टिक वायलेंस है। मूवी देखी होगी स्लैप आपने, थप्पड़ नाम की एक मूवी थी। तो ऐसा तो है, बिल्कुल ज़िंदगी बदल देती है। कईयों के लिए थप्पड़ ही बहुत बड़ी बात है। फुल डैमेज हो जाती है उसकी लाइफ। एक यहाँ पर जैसे कि कंपनसेशन की बात आती है कि अगर डिवोर्स ले लेते हैं, जैसे अभी चल भी रहा है, अभी हमने देखा था कि हार्दिक पांड्या के साथ भी यही हुआ कि उसने उसकी नेटवर्क का 70% उसने अपनी वाइफ को दिया, मांग रही थी वो। तो क्यों मांग रहे हैं भाई, जब डिवोर्स ले लिया? ये वाली बात तो देखिए, औरतों से अगर क्वेश्चन पूछे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर वकील के पर्सपेक्टिव से अगर हम एज ए लॉ की बात कर रहा हूं, अगर वकालत की पर्सपेक्टिव से पूछते हैं तो जी द वाइफ हु इज़ अर्निंग, वो जो कमा रही हैं, जो केपेबल हैं अपने आप को, जो सक्षम हैं अपने आप को संभालने के लिए, खाने पीने के लिए, उनको 1 रुपया नहीं दिया जाएगा, ऐसा मैं नहीं लॉ कहता। अगर लड़की कमा रही है, अगर लड़की कमाने की हालत में है, जैसे कई केसेस के अंदर हमने देखा लड़की डॉक्टर थी तो हाई कोर्ट ने ये वाली हिदायत दी कि आप अगर डॉक्टर हैं तो क्लिनिक खोलिए, काम करिए, पैसे नहीं मिलेंगे आपको। ऐसी जजमेंट्स में लिखा हुआ है। तो नॉलेज की कमी है, मैं ये कहूँगा। ऐसा नहीं है कि जी हर लड़की केस फाइल करे तो उनको पैसे मिलेंगे, ये गलत है, ऐसा नहीं है। ओके, जो अभी चल रहा है एक तरीके से काफ़ी रूमर भी फैल रहा है कि हाँ, अगर आप डिवोर्स ले लेते हैं तो आपकी नेटवर्क का इतना सारा हिस्सा जाएगा उस लड़की पे। वही तो कह रहा हूँ, नॉलेज की कमी है। ओके, नॉलेज की कमी है। अगर आपको नॉलेज की कमी है तो कुछ नहीं होगा आपके साथ, आप बर्बाद से बर्बाद ही होते जाएंगे। बिकॉज ना लॉ की नॉलेज है आपको, और ना आपको ये नॉलेज है कि भी क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। इसीलिए वकील और कोर्ट है। अगर वकील सही राय दें तो बिल्कुल लड़के को कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो अगर देना भी पड़ रहा है, अगर कंपनसेशन देना पड़ रहा है तो किस बेसिस पे डिसाइड होता है? देखिए, कंपनसेशन जो वर्ड आपने यूज़ किया वो थोड़ा सा सही नहीं होगा। मैं इसको करेक्ट करने की कोशिश अगर करूँ तो 2 बातें होती हैं। एक होता है मेंटेनेंस, एक होता है एलिमनी। ओके, एलिमनी होती है वन टाइम सेटलमेंट अगर आप करते हैं, एट द एंड ऑफ द केस आपको डिसाइड किया जाता है कि आपको क्या कितना पैसा मिलेगा, वो एलिमनी के फॉर्म में आता है। एक आता है मेंटेनेंस। मेंटेनेंस जैसे मैंने आपको बताया, मेंटेनेंस के अंदर ये डिसाइड किया जाता है कि जी लड़का कितना कमाता है, लड़की कितनी कमाती है, और उसके खर्चे कितने हैं, और उसकी लायबिलिटीज कितनी है। ओके, तो अगर ये सब का अवलोकन किया जाए, समझने के बाद अगर हम ये समझें तो जी बिल्कुल लड़के को 1 रुपया भी देने की जरूरत नहीं है अगर लड़की कमा रही है या लड़की कमाने की केपेबल है तो। ओके, नॉलेज की कमी है। जो कोर्ट है वो कंप्लीटली उसको डिसमिस कर सकती। ऐसे केस के अंदर हमने को पता था कि लड़की कमा रही है, और लड़की हर केस फाइल करने के बाद लड़की को और लड़के को दोनों को एक इनकम एफिडेविट फाइल करना पड़ता है।
अपने हलफनामे पे, एफिडेविट पे ये लिख के देना पड़ता है कि मैं कितना कमाती हूँ, मेरे अकाउंट में कितने पैसे हैं। ऐसा एक एफिडेविट फाइल करने को लॉ ने बोला है। अब एक लड़की ने ऐसा केस फाइल, ऐसा एफिडेविट फाइल नहीं किया, केस तो फाइल कर दिया था मगर वो एफिडेविट फाइल नहीं किया, तो वो केस हमने डिसमिस करवाया है कि जी आप एफिडेविट फाइल नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब छुपा रहे हैं। जज साहब ने 3 मौके दिए, चौथे में केस डिसमिस कर दिया। ओके। तो नॉलेज की कमी। एक मैं अगेन एक और हाइपोथेसिस लेता हूँ कि एक लड़का है और एक लड़की है जो कि कॉरपोरेट में वर्क करते हैं और दोनों 1-1 लाख रुपए कमाते हैं और उनको एक लड़का है, मतलब उनका एक छोटा बच्चा है। अब वे किसी कारणवश में डिवोर्स ले रहे हैं और दोनों के दोनों वो उसका फादर भी और उसकी मदर भी दोनों उस बच्चे को रखना चाहते हैं। तो कोर्ट क्या डिसाइड करेगा कि वो बच्चा किसके पास जाए, और वे डिवोर्स ले रहे हैं। ये ऐसे सिनारियोज के अंदर ये देखा जाता है कि जी सबसे पहली बात तो थंब रूल ये है कि लड़का लड़की दोनों बच्चों को संभालेंगे जी। जॉइंटली। ऐसा कुछ नहीं है कि गलतफहमी पाल दी गई है कि जी सिर्फ फादर ही संभालेगा या सिर्फ फादर की ही जिम्मेदारी है बच्चे। ये गलतफहमी है, बिल्कुल इसको बिल्कुल सिरे से मैं नकारता हूँ। हस्बैंड वाइफ दोनों की जिम्मेदारी है बच्चा, और ये जजमेंट पद्मजा शर्मा नाम की जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है इसमें कि जी आप बिल्कुल भी ये गलतफहमी ना पाले कि खाली फादर की जिम्मेदारी है। हस्बैंड वाइफ दोनों की जिम्मेदारी है बच्चे को पालना, और जॉइंटली वो पालेंगे। तो ऐसे सिनारियों के अंदर दोनों की ही जिम्मेदारी बनती है। अब जहां तक बात रही कस्टडी की, कस्टडी के अंदर ये देखा जाता है कि बच्चे की सेफ्टी 3 साल तक या 5 साल तक तो यूजुअली ये थंब रूल है कि जी लड़की के पास ही रहेगा बच्चा, जो बीवी है उसी के पास ही रहेगा, बिकॉज उसका पालन पोषण करना होता है, दूध पिलाना होता है, हजार बातें। तो बीवी ज़्यादा सक्षम है बचपन में बच्चे को पालने के लिए, ऐसा माना जाता है। अनटिल अनलेस कुछ ऐसा आप ऐसा प्रूव कर दें कि बच्चे के मुंह पे कोई सिगरेट फूक रही है बीवी, या फिर उस कमरे के, बिकॉज ऐसे सिनारियोज हमारे पास आए थे। तो जिस केस के अंदर हमारे पास वीडियोग्राफिक एविडेंस था कि जो माँ है वो बच्चे के मुंह पे सिगरेट फूक रही है। अब अगर ऐसा किया जाता है तो माँ तो बिल्कुल सही नहीं है हकदार बच्चे को संभालने के लिए। तो ऐसे केस के अंदर हमको बच्चे, वो वाला केस हम जीते थे और बाप को कस्टडी मिल गई थी। तो ये देखा जाता है कि हु इज़ अ गुड गार्जियन, दोनों में से पेरेंट गुड कौन है, कौन संभालने के सक्षम है, ये सब देखा जाता है। बिकॉज दोनों ही अगर घर जा रहे हैं, दोनों ही जॉब पे जा रहे हैं, तो बच्चा तो कोई भी संभाल नहीं पाएगा, उनके घर वाले संभालेंगे। तो ऐसे फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस डिफाइन करते हैं कि जी किसके पास कस्टडी जाएगी। कई हस्बैंड बोलते हैं कि हमको बच्चा चाहिए, जैसे मेरे पास रिसेंटली एक केस आया कि दोनों के दोनों बच्चे फादर के पास ही, माँ ने मना ही कर दिया कि हमको चाहिए ही नहीं बच्चे। तो ऐसी सिनारियों में तो कुछ बात ही नहीं रहेगी कस्टडी की। पालन पोषण भी फादर ने करना है, रख रखाव भी फादर ने करनी है। और ऐसा से हमको देखने को मिला, लड़की ने उल्टा डाइवोर्स केस फाइल कर दिया लड़के के खिलाफ, और साथ साथ मेंटेनेंस भी मांग लिया। मेंटेनेंस नहीं मिला वो बात अलग है, बट द पॉइंट इज कि हमने एज अ फादर की तरफ से हम थे, तो हमने एज अ फादर समझ के उनको हर बातें समझ परख के हम वो केस जीते। तो फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं कि बच्चा कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा। ओके। थंब रूल बोलना मुश्किल है। ओके। यहाँ पर हमने थोड़ी देर पहले बात की थी लिविंग रिलेशनशिप की, तो आपने बताया कि मेरे पास काफ़ी सारे केसेस आए हैं, तो कोई एक केस शेयर करना चाहोगे आप? लिव इन के अंदर मेजॉरिटी ऑफ द केसेस के अंदर ऐसा ही होता है कि जी लड़का लड़की साथ रह रहे हैं बहुत टाइम तक, और साथ रहने के बाद लास्ट में लड़के ने मना कर दिया या लड़की ने मना कर दिया। अब देखिए दोनों सिनारियों में क्या क्या फ़र्क आ जाता है ये समझिए। अगर लड़के ने मना कर दिया कि भाई मैं शादी नहीं करूंगा, तो लड़की रेप का केस फाइल कर देती है या कुछ भी मैन हैंडलिंग का या कुछ भी कर देती है। काइंड डोमेस्टिक नहीं आएगा यहाँ पर, बिकॉज अभी शादी नहीं हुई, तो डोमेस्टिक रिलेशनशिप नहीं आया, तो डोमेस्टिक वायलेंस नहीं बना, दैट इज सेपरेट मैटर। मार पिटाई का केस फाइल कर सकती हैं, जो भी लड़कियां फाइल करें वो उनकी मर्जी। बट अगर ऐसे सिनारियों में अगर लड़की मना कर दे शादी करने से, तो फिर एसिड अटैक जैसे केसेस आते हैं सामने कि लड़की मना कर देती शादी करने के लिए। फिर जो कुछ लड़के हैं जो गलत मंशा रखते हैं, वो लड़की को कहते हैं कि अगर तू मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। तो ऐसे भी केसेस सामने आते हैं। दोनों ही सिनारियो गलत है मेरे हिसाब से। और जिसमें लड़की तेज है और लड़का सिंपल है, मैं वही कह रहा हूँ, फैक्ट्स पे डिपेंड करता है कौन क्या कहता है। लड़की अगर ये कहे कि जी हम साथ रहना चाहते हैं, तो सिनारियो अलग हो जाता है। अगर लड़की कहे मेरे को साथ नहीं रहना है, तो सिनारियो अलग हो जाता है। ओके। यहाँ पर हम जेंडर इक्वालिटी की बात करते हैं थोड़ा। मतलब ऐसा सुनने में आता है कि इंडिया के लॉज में, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ है, उसमें जेंडर इक्वालिटी नहीं है। क्या ये बात सच है? मैं इस बात को सिरे से नकारता हूँ। ये बिल्कुल गलत कथन है। पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है, कॉन्स्टिट्यूशन फ़र्क है,
लॉज जो होते हैं CRPC CPC ये अलग है, एविडेंस एक्ट जो होते हैं ये अलग है, कॉन्स्टिट्यूशन अलग है। इनके बारे में थोड़ा आगे चल के बात करते हैं, अभी पहले इससे रिलेटिव ही बात मेरे हिसाब से बिल्कुल ये कथन गलत है कि जेंडर इक्वल लॉज नहीं है, दोनों के लिए लॉज बनाए गए हैं, लॉज को समझने की ज़रूरत है बस। थोड़ा कॉमन लॉज बताइए दोनों के लिए कि अगर उनके साथ कुछ हो रहा है, लड़की के साथ कुछ हो रहा है, तो वो ऐसे कर सकते हैं जो कॉमन रहता है काफ़ी, और जो लड़के के साथ हो रहा है जो रहता है वो ऐसा कर सकता है। लड़की को अगर डोमेस्टिक अब्यूज़ किया जा रहा है या मार पिटाई हो रही है या फिर बिल्कुल खाने को नहीं, मैं ये वाले केस कहूँगा जो एक्चुअल में डोमेस्टिक वायलेंस है। सबसे पहली बात तो ये हो गई कि जी खाने को ना दिया जाना लड़की को, वो डोमेस्टिक वायलेंस एक्चुअली में है। पर्दा में रहना या बाहर नहीं घूमने देना जाना ये डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। अगर हस्बैंड ये बोलता है कि आप प्लीज़ घर के अंदर रहिए, घर का ध्यान रखिए, इसमें कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं है। मगर अगर लड़की ये कहती नहीं जी मैं रोज़ पब में जाऊंगी, मैं रोज़ यहाँ पर नाइट आउट करूंगी, मेरे को लड़कों के साथ घूमना है, मेरे को सिगरेट पीनी है, दारू पीनी है, तो वो एक्चुअली में डोमेस्टिक वायलेंस अगेंस्ट द मदर इन लॉ हो जाएगा, मतलब सास के खिलाफ हो जाएगा ये। और ये बात गलत फहमी है कि जो सास है या जो लेडी ऑफ द हाउस है, जो लड़के की माता है, उनके खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस नहीं होता, ये बिल्कुल गलत है। वो भी केस फाइल कर सकती हैं। अच्छा, वो भी कर सकते हैं अपनी उस पे, क्या कहते हैं, जी, वाइफ पे जो है, सास जो है, यस, सास भी केस फाइल कर सकती है, बिकॉज डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर ये कहीं नहीं लिखा है कि खाली वाइफ फाइल करेगी। वुमेन के खिलाफ वायलेंस अगर हुआ है तो डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, ओके, तो सास भी फाइल कर सकती है केस। और वहीं अगर हम लड़के की बात करें, लड़कों के पास भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि आप समझिए कुछ बातों के अंदर अगर हम कहें, लड़के और लड़की की शादी होती है जी, शादी के बाद लड़की का भाई या लड़के का फादर या लड़की की माँ ये कहती है कि जी मुझे आप 20 लाख रुपए दे दीजिए, मुझे अब ये ज़रूरत है। लड़के के पास थे भी, तो मैं आपको ना महीने बाद या 2 साल बाद या साल बाद दे दूंगा या दे दूंगी। तो जो लड़का है उसने तो दे दिए पैसे एज अ लोन जी, वो पैसे देने के बजाय उल्टा मुकदमा फाइल कर देते हैं जो वाइफ है या वाइफ के हस्बैंड, अगर ऐसा सिनेरियो माना जाए। तो ऑप्शन हस्बैंड के पास क्या क्या है, बहुत सारे। ये कहना बिल्कुल गलत है कि हस्बैंड के पास या लड़के के पास कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहला ऑप्शन बनता है रिकवरी का केस फाइल करना। अगर ऐसे देखा जाता है कि कोई लोन पे पैसे दिए हैं या लिए हैं और अगर वो पैसे नहीं वापस किए जा रहे हैं तो रिकवरी का केस फाइल किया जा सकता है। चीटिंग बनती है, ओके, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बनता है। अगर आपने किसी को पैसे दिए और वो आपका पैसे या सामान वापस नहीं करता है और उनकी मंशा क्लियर स्टार्टिंग से यही थी कि मैं आपको पैसा या सामान वापस नहीं दूंगा या नहीं दूंगी, तो वो चीटिंग है, धोखाधड़ी है। तो लड़का वो मुकदमा फाइल कर सकता है, रिकवरी का केस फाइल कर सकता है। अगर लड़की के घर वाले या लड़की अगर उनकी जाके कहीं बदनामी कर रही है तो बिल्कुल ये भी कहा जा सकता है कि वो बदनामी कर रही है, डेफेमेशन का केस फाइल कीजिए। डेफेमेशन भी सिविल भी आ सकता है, क्रिमिनल भी आ सकता है। डेफेमेशन मानहानि लड़की की भी तो होती है। अगर लड़की या लड़की के घर वाले ये कहीं जाके उसको बदनाम कर रहे हैं तो डेफेमेशन बनता है, मानहानि जिसे कहते हैं। लड़का मुकदमा फाइल कर सकता है, सिविल भी, दीवानी जिसे कहते हैं, और क्रिमिनल भी जिसका सजा भी होती है। नॉलेज की कमी है भाई, तो मैं कहूँ लड़के के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, वो एक्सप्लोर ही नहीं करते हैं। चीटिंग की कंप्लेंट बनती है, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की कंप्लेंट बनती है, क्यों नहीं बनती है? कई सिनारियोज में ऐसे देखा जाता है कि हस्बैंड वाइफ जो हैं अब अलग हो जाते हैं तो लड़की उनके पैसे और उनका जेवरात जो लड़के के हैं वो भी लेकर चली जाती। चोरी है। चोरी क्या डिफाइंड है? चोरी ये डिफाइंड है कि आपकी बिना परमिशन से, आपके पोजेशन से दूसरा आदमी या औरत, दूसरा पर्सन अगर आपके पोजेशन से वो सामान ले जाता है बिना आपकी मर्जी के, चोरी है। तो हस्बैंड जो है या लड़का जो है वो चोरी की मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करा सकता? करा सकता है। नॉलेज की कमी है, जेंडर इक्वल लॉज है। ओके, तो नॉलेज बढ़ाने के लिए मतलब बेसिक जो नॉर्मल इंसान है जो थोड़ा बहुत जान सके कि हाँ यार मेरे को थोड़ा बहुत पता हो लॉज के बारे में, अपने राइट्स के बारे में पता हो कि अगर मेरे साथ ये हो रहा है या ये प्रॉब्लम आ रही है तो मैं ऐसे क्या कहते हैं ऐसे डिसीजन ले सकता हूँ या इस तरीके से मैं जा सकता हूँ। उसके लिए कौन कौन सी चीज़ है जो करनी चाहिए अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए? देखिए, मेरा तो सलाह यही रहेगी कि अच्छे वकीलों के कांटेक्ट में रहिए, उनके साथ घूमने जाइए। ओके, नॉलेज ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी और फ्री में एडवाइस मिल जाएगी। जो लोग 11,000 रुपये लेते हैं चार्जेस कंसल्टेशन, वो फ्री में हो जाएगी। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि ऑनलाइन अवेलेबल है बेर एक्ट्स। बेर एक्ट का मतलब ये होता है कि
जो लॉज हैं जो बनाया गया है लेजिस्लेचर के द्वारा, वो आपके प्रिंट होके एक्ट्स के द्वारा आ जाते हैं। जैसे ये होते हैं बेयर एक्ट्स। तो बेयर एक्ट्स आप ले सकते हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, किसी बुक स्टोर में जाके भी ले सकते हैं। इसको पढ़िए, सिंपल इंग्लिश है, सिंपल हिंदी। इट इज़ अवेलेबल इन हिंदी ऑल्सो, इंग्लिश ऑल्सो, एवरीथिंग। ऐसा कुछ नहीं है कि खाली कहीं स्पेशल जगह पे ही मिलेगा। किसी भी कोर्ट में जाइए, कोर्ट के सामने दुकान जो होती है बुक स्टोर, वहाँ पर आप ले सकते हैं। नहीं नहीं, वो बात तो आपकी मैं एग्री करता हूँ, पर ऐसा है कि जिसके पास ये भी पढ़ने का नहीं टाइम है, तो उसे किन किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि आपको, आप एटलीस्ट इनके बारे में पता कर लीजिए, या आपके बेसिक रूल हैं थोड़ा उन्हें बता दीजिए कि आपके पास इन चीज़ों को तो आपको पता ही होना चाहिए किसी भी हाल में। मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि जी टाइम तो निकालना पड़ेगा। ये कहना कि जी टाइम नहीं है, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। बिकॉज अगर आपको अपनी सुरक्षा करनी है तो समय तो देना पड़ेगा। पहले दिन योगा करके कोई आप फ्लेक्सिबल नहीं हो जाते, पहले दिन जिम जाके आपकी बॉडी नहीं बन जाती, तो पहले दिन एक पेज पढ़ के आपको कोई नॉलेज नहीं आ जाएगी। मगर अगर आप बेसिक बात करें तो बेसिक लॉ की अगर मैं बात करूं तो एवरी लॉ के बारे में एक थंब रूल है। थंब रूल क्या कहता है? लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस। ओके, अगर आपको लगता है कि ये गलत है जी, तो उसके लिए लॉ जरूर है, ये समझ लीजिए आप। 5-6 चीजों के बारे में अगर हम बात करें, उससे पहले दोबारा ये बोलना चाहूंगा कि लॉ इज नथिंग एल्स बट कॉमन सेंस। अगर आपका दिमाग पहले ही नजर में ये कहता है कि नहीं यार ये गलत है, तो उसके लिए लॉ है। आपको पता ना हो, पता हो, वो अलग बात है, उसके लिए लॉ है। बिकॉज ऐसा कोई सिनारियो सरकार ने नहीं छोड़ा है जहां पर आपके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया है। छोटी छोटी अगर हम बातें करें, आप कोई आपके जेब में से मोबाइल फोन चुरा के ले जाता है, पर्स चुरा के ले जाता है, अब आपको पता तो नहीं कि थेफ्ट क्या है क्या नहीं है, मगर वो लॉ है कि जी चोरी है, बिल्कुल है, आप रपट लिखवाइए। अब ऐसे सिनारियो के जो जो आपको गलत लगता है, लड़के को मारा गया है, वो लॉ है कि भी हर्ट है, ग्रीवियस है, चक्कू से मारा गया है और हो जाता है। तो लॉज हर चीज के बारे में बनाए गए हैं। अगर आपका दिमाग ये कहता है कि नहीं जी ये गलत हो रहा है मेरे साथ, तो उसके लिए लॉ जरूर है। ओके, यहाँ पर मतलब बात ऐसे भी तो आती है कि जैसे अगर मैंने कोई केस फाइल कराया तो वो ऊपर तक नहीं जाता, वो जो पुलिस होती है उनके मतलब ऐसा सुनने में आता है कि उनके पास इतनी पावर होती है कि आपके उस केस को चेंज कर सकते हैं, या आपको डरा के धमका के उसको वापस कराने की उनके पास पावर होती है। देखिए, कुछ ऑफेंसेस होते हैं कंपाउंडेबल, कुछ होते हैं नॉन कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल का मतलब ये होता है जो सुलह केस आपने कर दिया, मगर सुलह समझौते के बाद वो कंपाउंड हो सकता है, मतलब वो केस खत्म हो सकता है, तो उसे कहते हैं कंपाउंडेबल ऑफेंसेस। कुछ होते हैं नॉन कंपाउंडेबल, विच आर अगेंस्ट द स्टेट। और नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस सेटलमेंट नहीं हो सकती, जैसे रेप के मुकदमे हो गए, मर्डर के मुकदमे हो गए। कई केसेस में ऐसा देखा गया, जैसे आपने बोला, बिल्कुल सही बोला, ऐसे हमने देखा गाँव के अंदर पुलिस वालों ने मर्डर का मुकदमा सेटल करवा दिया। तो ऐसे जब मामला गया हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने बोला कि मर्डर का मुकदमा सेटलमेंट कैसे हो सकती है भाई, ये तो मतलब ही नहीं बनता है। रेप के मुकदमों में देखा गया है कि अक्सर जैसे लड़का लड़की जो होते हैं वो शादी कर लेते हैं तो वो खत्म कर देते हैं। अब 17 साल की लड़की है, उसने पहले तो चलो जो हुआ हुआ, अब उसने पॉक्सो का मुकदमा दर्ज करवा दिया। पॉक्सो का मुकदमा दर्ज करवाने के बाद लड़का और लड़की 18 साल की हो जाती है, लड़का 21 साल का हो जाता है, दोनों शादी कर लेते हैं। अब लड़की ये भी नहीं चाहेगी कि मेरा पति जेल जाए, और ना लड़की ऐसा चाहेगी कि जी मतलब उनकी फैमिली टूटे जी। तो ऐसे मुकदमों के अंदर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, मगर फिर हमको हर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस देखने के बाद, समझने के बाद, अवलोकन करने के बाद ही डिसीजन लिया जाता है। एक बार थोड़ा पोक्सो के बारे में बात करते हैं कि ये लोग क्या बताता है और ये है क्या। अगर नाबालिग लड़का हो लड़की हो, यहाँ पर कोई ऐसा बात नहीं है। अगर नाबालिग है और नाबालिग के खिलाफ कोई ऑफेंस होता है, जैसे डिटेल में ना जाते हुए कोई भी सेक्सुअल एक्ट होता है या कुछ ऐसी बात होती है, तो वो पॉक्सो के अंतर्गत आता है। ओके, वो उनकी तरफ से उनकी मम्मी हो, उनके फादर हो, वो मुकदमा फाइल कर सकते हैं, और मुकदमा फाइल करने के बाद आगे कार्रवाई सेम होती है जैसी होती है, मगर मुकदमा पॉक्सो के अंतर्गत ये इसलिए आ जाता है बिकॉज फिर वो रेप की कैटेगरी से हट के वो पॉक्सो के अंदर आ जाता है। एक सेक्सुअल एक्ट अगर कोई किया जाए बच्चों के खिलाफ, तो इसमें पनिशमेंट क्या है? पनिशमेंट हर एवरीथिंग, जैसे जैसे कर्म होंगे, कुकर्म कहूंगा मैं, कर्म तो नहीं, जैसे जैसे कुकर्म होंगे उस हिसाब से पनिशमेंट डिफाइंड। मतलब एज ए लो के हिसाब से क्या रहता है? मैं आपको वही बता रहा हूँ। नहीं, हाँ, कर्म के हिसाब से तो रहता है। कर्म का मैं आपको कहने का पर्पस ये चाह रहा हूँ, कितनी ग्रेविटी है, ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस के हिसाब से उनकी पनिशमेंट डिफाइंड है।
3 साल, 5 साल, 10 साल, वो सब डिफाइंड है किस हिसाब से क्या एलिगेशन आती है। अगर पूरा गलत कुकर्म है उसका अलग डेफिनेशन है, उसको अगर खाली मोलेस्ट किया गया उसकी अलग डेफिनेशन है, उसकी अलग एक्ट्स हैं। तो सज़ा हर एक की दी गई है मगर ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस के हिसाब से। जैसे अगर लड़की की, अगर हम इसी को कंपेयर करें अपने नॉर्मल आईपीसी के द्वारा, लड़की के खिलाफ अगर जैसे लड़की ये कहती है कि मेरे को मोलेस्ट किया गया है, जी तो उसका ऑफेंस अलग है और उसका सज़ा भी अलग है। अगर रेप किया गया है उसका ऑफेंस भी अलग है, उसकी सज़ा भी अलग है। मर्डर कर दिया जाए फिर उसका ऑफेंस भी अलग है, उसकी सज़ा भी अलग है। तो ऑफेंस के हिसाब से उसकी सज़ा डिफाइन की गई। ओके। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की बात की थी, तो उनके दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन अलग ही है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स आते हैं, लॉ के अंदर सेक्शंस आते हैं। लॉ के अंदर सीआरपीसी, सीपीसी जिसका नया नाम दे दिया गया है वो अलग बात है, मगर मेजर है सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, सीपीसी वो सिविल में आ जाता है, सिविल प्रोसीजर कोड, और उसके साथ साथ आईपीसी इंडियन पीनल कोड, और उसके बाद एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट ये बताता है कि गवाही कैसे कैसे होगी, क्या क्या होगा, वो कैसे कैसे मापदंडों के द्वारा जाएगी, वो एविडेंस एक्ट डिफाइन करता है। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, इसका मतलब कैसे प्रोसीजर कैसे चलेगा, पहले क्या होगा फिर क्या होगा फिर क्या होगा, ये प्रोसीजर डिफाइंड है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में। और आईपीसी इंडियन पीनल कोड, इसके अंदर ऑफेंसेस डिफाइंड है, उसकी पनिशमेंट डिफाइंड है। ओके। क्या करा किसने वो इंडियन पीनल कोड में डिफाइंड है क्या है, और वो क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा और उसकी सजा क्या है वो आईपीसी में डिफाइंड है। ओके। यहाँ पर मैं थोड़ा, काफ़ी सारी बात कर ली अब हमने इसमें, अब थोड़ा डिजिटल क्राइम के ऊपर चलते हैं, जो कि अभी बहुत ज़्यादा कॉमन है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी आपने सुना ही होगा डिजिटल अरेस्ट के नाम से। तो इसमें अगर कोई विक्टिम है जिसके साथ ये सीन हुआ है, तो वो क्या लीगली एक्शन ले सकते हैं और क्या उसे लेने चाहिए लीगली एक्शन? लीगल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। ओके। ये गलतफहमी दिमाग से बिल्कुल लोगों को निकालने की ज़रूरत है। लीगल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अरेस्ट अगर होता है तो उसको बेल देने की पावर, अगर बेलेबल ऑफेंस है तो उसकी पावर अलग आ जाती है, और अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस है तो उसकी बेल नहीं दी जा सकती। मगर ये जो ये बता रहे हैं अब डिजिटल अरेस्ट, ये नाम की कुछ नहीं होता। ये सब घर बैठे बैठे कुछ लोग हैं वो टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ये स्कैम चल रहा है। स्कैम है, ये पैसों का बनाने का एक तरीका है और कुछ नहीं। तो इसमें जो विक्टिम है वो क्या केस कर सकता है उनके ऊपर? 2 सिनारियोज हम लेते हैं जी। उससे आपको समझ आएगा कि जी हम क्या कहना चाह रहे हैं, बचाव कैसे हो सकता है। माँ बाप हैं, माँ बाप के बच्चे जैसे अगर 16-17 साल का 18 साल का हो गया तो ऑब्वियसली बाहर शाम को घूमने जाएगा, गेड़ी मारने जाएगा, जो भी है जाएगा। तो माँ बाप को ये देखने की ज़रूरत है जो बच्चे जा रहे हैं जी। या उनके बच्चे जा रहे हैं तो वो कहाँ हैं, उनको थोड़ा सा नॉलेज रहनी चाहिए। 2-2 दिन तक नहीं आ रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है, मगर तब भी एक बहुत बड़ी बात मैं हर माँ बाप को कहना चाहूँगा कि आज ही आप सब लोग अपने बच्चों को एक कोड वर्ड दे दें। जैसे कोड वर्ड देने का मतलब ये है कि कई बार ऐसा देखा जाता है कि किसी बच्चे को अगवा कर दिया जाता है और अगवा करने के बाद वो बता नहीं पाता है कि मैं अगवा हो चुका हूँ, वो सिर्फ बताता है कि मैं बाहर हूँ, मैं नहीं आ पाऊंगा, ऐसे कर। अगर फिर माँ बाप भी समझ नहीं पाएंगे। ऐसे सिनारियों के अंदर अगर वो कोड वर्ड यूज़ किया जाता है तो माँ बाप को क्लियर ये समझ आ जाएगा कि बच्चा मेरा खतरे में है। तुरंत वो पुलिस वालों को फ़ोन करें और आगे कार्रवाई करें। बिकॉज सबसे स्टार्टिंग के ऑफेंस के स्टार्टिंग के 48 घंटे ही मटेरियल होते हैं। सबसे ज़्यादा मटेरियल वही टाइम होता है 24 से 48 घंटे, उसी के अंदर सारा क्राइम हो भी जाता है और सारा क्राइम सॉल्व भी हो जाता है। तो कोड वर्ड अगर माँ बाप, घंटों में देखिए मैं आपको समझाता हूँ जी। 24 घंटे के अंदर होता क्या है, जैसे अगर हम सुबह सुबह 9 बजे की वारदात लें, 1 तारीख की सुबह 9 बजे की, बच्चे को अगवा कर लिया गया, ठीक है। उसके द्वारा सब जानकारी ली गई कि माँ बाप कहाँ रहते हैं, क्या है, पैसे कहाँ रखते हैं, वो सब ले ली गई जानकारी। 2 या 3 घंटे के अंदर ये क्लियर हो जाता है। उनके बाद वो जब उसको यूज़ खत्म हो जाता है, कोई सेक्सुअली कई लोग करना चाहते हैं बच्चों को एक्सप्लॉइट, वो अलग सीन है। मगर अगर ये सब बात खत्म हो जाती है तो जो क्रिमिनल है वो क्लियरली अब ये सोचेगा कि अब मेरे को ये कैसे पैसे देगा, तो इमीडिएटली फ़ोन घुमा दिया जाता है। Okay. जैसे ही फोन घुमा दिया जाएगा माँ बाप को पैसे देने के लिए बोला जाएगा। तो ये सब 6 घंटे के अंदर हो गया। माँ बाप को पैसे अरेंज करने के लिए भी कम से कम 12 घंटे की जरूरत होगी। ऐसा नहीं घर में कोई रखा होता है। तो जो क्रिमिनल्स हैं वो मंगवाते हैं पैसा 12 घंटे के अंदर, ये हो गया 6 घंटे, वो हो गया 24 घंटे के अंदर। अगर पैसे आ गए, कई बार छोड़ दिया जाता है, कई बार नहीं छोड़ा जाता है। अब यहीं पर ही 24 घंटे के अंदर अगर पुलिस वाले उसको ट्रैक कर ले या कुछ भी ऐसा है
तो 24 घंटे के अंदर क्राइम हो भी गया अगर मर्डर हो जी। गया, और सॉल्व भी हो गया अगर होना चाहे तो। ऐसे एक और भी मैं बताना चाहूंगा, जैसे तो कोड वर्ड वाली बात मैंने बोली, बिल्कुल। इसके अलावा जीपीएस ट्रैकर्स भी आने लग गए हैं। हाँ। बच्चों को जीपीएस ट्रैकर भी दे दिया जाए। देखिए थोड़ा सा एप्पल के लिए आ गए हैं ट्रैकर, एंड्रॉयड फोन के लिए आ गए हैं सैमसंग के ट्रैकर, तो थोड़े पैसे खर्च करके बच्चों के साथ भी जीपीएस रिकॉर्ड बिल्कुल करवाया जाए, ताकि बच्चे कहाँ हैं कहाँ नहीं है ये वाली बात जानकारी बिल्कुल माँ बाप को होनी चाहिए। ओके। ये बिल्कुल होना चाहिए। ओके, ये तो बच्चों की बात हो गई। जैसे हम बात कर रहे थे डिजिटल अरेस्ट स्कैम की, जो अभी काफ़ी चल रहा है कि वे क्या करते हैं, हमें कॉल करते हैं और हमें बताते हैं कि आपका पार्सल गया है इस तरीके से, और वो बहुत लीगली है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ मिली, ड्रग्स मिले या लीगली काफ़ी सारी चीज़ मिली, और वो इस तरीके से मैनिपुलेट कर देते हैं वहाँ पर इंसान को कि वो बिलीव कर ही लेता है उन पे। इस बात पे ना एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, इसी एग्जाम्पल को लेते हुए कि जी आपका कोई पार्सल गया है, और ये ना इंटरनल नॉलेज है ये। अगर कोई बिजनेसमैन है तो उसने अगर कोई पार्सल करवाया है तो उसके एम्प्लॉई को ज़रूर पता होगा, या करने गया होगा कोरियर, या उसको ज़रूर पता होगा। तो ये वाली बात बिल्कुल संभालने वाली है, समझने वाली है कि जी आपका स्टाफ ही 90% इन्वॉल्व होता है ऐसे केसेस के अंदर। क्यों? क्योंकि आप ही के स्टाफ को पता है कि आप अमीर हैं, आप ही के स्टाफ को पता है कि आप रोज गड्डियों का हेर फेर करते हैं, इधर उधर लेके जाते हैं, आप ही के स्टाफ को पूरी नॉलेज है आपके बारे में कि इतने पैसे दे सकता है, वो सुनता भी रहता है, ड्राइवर हो गया ये, तो ये सब लोग जो है आपका स्टाफ है, तभी कहा जाता है उनकी पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाइए। एम्प्लॉयमेंट की, अगर एम्प्लॉय है तो एम्प्लॉय वेरिफिकेशन होनी जरूरी है, अगर आपका टेनेंट है तो टेनेंट वेरिफिकेशन होनी जरूरी है। ये सब बातों में इसलिए करानी जरूरी है क्योंकि आपका एम्प्लॉय ने ही तो आगे इन्फॉर्मेशन दी है कि आपका पार्सल दिया गया। अगर आपने कोरियर नहीं कराया, अगर आपको फोन आ जाएगा कि जी आपने कोरियर कराया था जी, उसमें ड्रग्स मिले, वो बोलेगा भैया मैंने पिछले साल से कोरियर ही नहीं कराया, तो वहीं पर बात खत्म, स्कैम पूरा हो गया। मगर जहां पर उसने बोला कि नहीं जी आपने सिंगापुर में एक करवाया था पार्सल, उसमें ये ड्रग्स मिले, तो वो बंदा जरूर सोचने में आएगा कि हाँ जी यार मैंने तो करवाया था, कहीं मेरा तो नहीं है। तो स्टाफ पे बिल्कुल पहली जो नजर है वो स्टाफ पे जानी चाहिए, आपको बिल्कुल देखना है कि क्या है क्या नहीं। बचने के तरीके अगर मैं बात करूं तो जी अगर आपको पता है कि आपने कोई दिया है सामान जो इलीगल है, फिर तो देखिए बंदा बिल्कुल गलत कर रहा है तो कर रहा है। मगर अगर आपको ऐसा लगता है कि जी आपने नहीं किया है, तो इमीडिएटली पुलिस को बताने की जरूरत है। आप उनको बोलिए कि जी आपके अगर मिला है कोई बात नहीं, वेरिफिकेशन जरूर। देखा जाता है कि मैंने एक एग्जांपल शेयर करता हूं मैं, ये तो अभी आया है डिजिटल अरेस्ट जी। पहले एक सिनारियो मेरे को बताया गया, तो मसूरी के अंदर एक दुकान है चक्कू की जी। तो वहां पर मेरे को एक बताया गया, उसी के दुकानदार ने मुझे बताया कि हुआ ये मैं बता रहा हूँ 20 साल पुरानी, अच्छा। उस समय भी नॉलेज थी लोगों को स्कैम करने की। तो 3-4 पुलिस की वर्दी में आ गए, और पुलिस की वर्दी में आने के बाद उन्होंने चक्कू वाले को ये बोला कि जी दिल्ली में एक मर्डर हुआ और तुम्हारी दुकान से चक्कू गया है, और उसे 2 लाख रुपए हेठ लिए। वो चक्कू की दुकान मॉल रोड पे है ना, उनमें से एक दुकान थी। तो पुलिस वाले रात को आए 9 बजे, उनको पूरा वो पहले रेकी करते हैं, मतलब देखा जाता है कब दुकान बढ़ाता है, कब दुकान आता है, क्या है क्या नहीं, कौन कौन है। जब वो अकेला वहां पर रह गया था, दुकान बढ़ाने का बिल्कुल टाइम था, तो 3 पुलिस वाले आए, शटर डाउन कर दिया और अंदर चले गए। उसको बोला जी ये चक्कू मर्डर का वेपन है और ये आपकी दुकान से गया, या तो आपको पूरा दिल्ली आना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, अगर 4 बातें की गई, और नहीं तो आप 2 लाख रुपए दे दीजिए, हम सुलटा देंगे मामले को। तो फिर उसने पैसे दिए, मगर वो थे भी फर्जी पुलिस वाले, वो पुलिस वाले भी नहीं थे। तो ये स्कैम तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, दिमाग तो लोगों का तेज बहुत पहले से ही है, मगर हमको सतर्कता बताने की जरूरत है। अगर आपको लग रहा है कि जी आपकी ऐसी कोई रेड पड़ी है, जैसे बहुत सारी मूवीज भी देखी है आपने, मतलब बहुत सारी मूवीज हैं जो अक्षय कुमार की हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, तो ऐसे हमको सतर्कता की जरूरत है, हमको बिल्कुल समझने की जरूरत है। वहां पर रेड हो गई थी जी पॉलिटिशियन के घर में, वहां पर इतना पैसा, मगर वहां पर पैसा था गलत, तभी तो वो डरा, नहीं तो वो सीधा घुमाता पुलिस फोन को। बचने के तरीके ये हैं कि जी आप इमीडिएटली पुलिस को इन्वॉल्व करें। ओके। पुलिस, मैं नहीं मानता हूं कि 99% पुलिस गलत होती है, ये 1% जो पुलिस वाले होते हैं जो गलत करते हैं, उसकी वजह से सब को गलत माना जाता है। मैं नहीं मानता हूं कि सारे वकील गलत होते हैं, 1% वकील अगर गलत आ जाते हैं तो उनकी वजह से सब गलत हो जाते हैं। 1% जो है वो ही गलती करता है जिसकी वजह से सबको भुगतना पड़ता है। तो ऐसा नहीं। बचने के तरीके की मैं बात करूं, पुलिस को इन्वॉल्व कीजिए, और उसके अलावा जैसे वो कह रहे हैं फैक्ट्स को बिल्कुल आपको ना अपना माइंड न्यूट्रल रखना है। न्यूट्रल रखने के बाद आप ये सोचिए कि जी क्या वो गलत कह रहा है, कहाँ उसकी बात पकड़ी जाए, वो गलत क्या कह रहा है, सही क्या कह रहा है। अगर आपका बच्चा जैसे घर पे ही है और वो बोलता है जी आपके बच्चा तो यहाँ मैं थाने में पकड़ के बैठा हूँ, तो बच्चा आपका घर पे है तो कैसे हो जाएगा, वो कैसे पकड़ लेगा। दूसरी बात, अगर आपको पता है कि जी बच्चा आपका इसी शहर में ही है, कहीं दूर नहीं गया, अभी 1 घंटा पहले गया है, तो वो कैसे मुजफ्फरनगर में पकड़ा जाएगा।
ये बातें उनके लिए हो सकती हैं एप्लीकेबल जब बंदे को पता ही नहीं है उसके बच्चे कहाँ घूम रहे हैं, कहाँ नहीं है, लूज रहते हैं जो लोग, बिल्कुल उनको बिल्कुल स्कैम किया जा सकता है। मगर यूजुअली अगर आप सतर्क रहेंगे, दिमाग का प्रयोग करेंगे तो स्कैम होना बहुत मुश्किल है। ओके। अब तो वैसे भी जाना जा रहा है कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं होती, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई बंदा पुलिस की यूनिफॉर्म पहन के अगर आपको फ़ोन भी करता है तो उसकी दूसरे फ़ोन से रिकॉर्डिंग कर लीजिए। ओके। और वहीं अगर साइबर क्राइम हो रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या एक्शन ले सकते हैं? साइबर क्राइम का मतलब ये हुआ कि आपके अकाउंट से अगर आप विक्टिम हैं, यहाँ पर भी दो बातें आती हैं। एक अगर आप victim विक्टिम हैं और एक है कि जिसको पता ही नहीं उसके साथ क्या हुआ है। मैं समझाता हूँ थोड़ा सा। जी। साइबर क्राइम की अगर हम बात करें तो जैसे एक बंदे ने एक अकाउंट से पैसे निकाले, ए ने निकाले बी के अकाउंट में डाल दिए। जी। ये करने वाला सी है। निकाले जिसके ए हो गया, डाले जिसमें बी हो गया। बी को तो पता ही नहीं मेरे अकाउंट में पैसे आ रखे हैं, मैसेज भी कई बार नहीं आता है। जी। तो जिसके अकाउंट से पैसे निकले गए हैं वो तो विक्टिम है, वो तो जाएगा थाने, वो तो उसने कंप्लेंट करवा दी। अब सी के अकाउंट पे तो पैसे आए नहीं, वो देखते हैं कि जी क्या ए कुछ कहता है कि नहीं कहता है। अगर उसने हफ्ते तक कुछ नहीं कहा तो बी से कोऑर्डिनेट करके उससे पैसे निकलवा लिए। कई बार बी भी जो होता है वो भी होता है उसके अंदर इन्वॉल्व, मगर ज़्यादातर देखा जाता है ऐसा नहीं होता है। तो ऐसे में आपने करना क्या है, अगर आपके अकाउंट में कोई ज़्यादा पैसे आते हैं ऐसे जो आपको लगता है गलत है, लालची ना बने, पुलिस वाले को इन्फॉर्म करें। और पुलिस वाले को इन्फॉर्म करने के साथ साथ ही जो आपके पैसे, जैसे अगर आपके अकाउंट के अंदर 10 लाख रुपए थे जी। और आपने अकाउंट में आ गए 30 लाख रुपए और, तो सबसे पहला काम तो ये करेगी जी 10 लाख रुपए जो आपके हक हलाल के हैं वो निकाल लीजिए। क्यों? क्योंकि वो पूरा अकाउंट जो है वो सीज होने वाला है अगले 24 घंटे में। ये बात समझ लीजिए। और जो आपके 10 लाख हक हलाल के हैं वो निकाल नहीं पाएंगे आप। ओके। और इसके साथ साथ एक और बात, आपको 2 अकाउंट रखने चाहिए। एक आपका डेली जो यूज़ करते हैं जिसमें से आप यूपीआई करते हैं या करते हैं लेफ्ट राइट, उसमें लाख 1.5 लाख रुपए से मैक्सिमम ऊपर मत रखिए। और दूसरा अकाउंट जिसके अंदर आप मेजर बैंक अकाउंट रखते हैं, जी, ये मेजर ट्रांजैक्शन जिसमें रखते हैं वो दूसरा रखिए। और बैकअप के लिए एक जरूर रखिए ट्रांजैक्शन वाला। ना कि अगर ऐसा सिनारियो हो जाए और आपके 10 लाख भी जब्त हो जाए, 30 लाख रुपए तो आया है मगर जो 10 लाख रुपए वो भी जब्त हो जाए, तो आप बिल्कुल पैसे की तंगी ना हो। इसका तरीका ये होता है, अगर पुलिस वाले साइबर वाले अगर आपके अकाउंट को सीज कर देते हैं, फ्रीज कर देते हैं जैसे कहा जाता है, तो डी फ्रीजिंग की एप्लीकेशन लगती है पहले पुलिस के पास। अगर उनको लगता है कि नहीं जी ऐसा कुछ गलत नहीं किया है उस आदमी ने, तो फिर कोर्ट के द्वारा उसको डी फ्रीज कर दिया जाता है। ओके। ओके। यही एक मेरे दिमाग में एकदम से अचानक से क्वेश्चन आया है, ये थोड़ा पुलिस से रिलेटिव है। मतलब जैसे पुलिस है, पुलिस वाले हैं, किसी पर्सन पे एकदम से फॉल्स केस लगा रहे हैं कि तूने ये किया है, तूने ये किया है, तो वो कैसे बच सकता है उस टाइम उसे क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए उस समय? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको ये पूछने की ज़रूरत है कि क्या उसको अरेस्ट कर लिया गया है या डिटेंशन में है या खाली पूछताछ की गई। ओके। 3 बातें। अगर आपको डिटेन किया गया है तो आप उनकी कस्टडी से भाग नहीं सकते। जी। अगर आपको अरेस्ट किया गया है तो आप उनकी कस्टडी से भाग नहीं सकते। अगर खाली पूछताछ है और पूछताछ के अंदर लड़का उठ के चले जाए तो कोई ऑफेंस नहीं है। ओके। पूछताछ अगर आपकी हो रही है या जिसे कहते हैं नॉर्मल अगर बातचीत हो रही है, तो बातचीत में मैं नहीं करना चाहता बात भी तेरे से, तो अपने मेरे को नोटिस दो, नोटिस देके मैं नोटिस का जवाब दूंगा। यूजुअल तरीका जो होता है वो ये होता है कि अगर आपको लगता है कि आपको दबाव बनाया जा रहा है, कुछ भी ऐसा है, तो पहले सबसे पहले तो ये पूछा जाए कि जी आप मुझे अरेस्ट कर लिया है, मुझे डिटेन कर लिया है, या फिर आप खाली पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ कर रहे हैं तो जी ऐसा कुछ बात नहीं है, आप उठ के जा सकते हैं, पूछताछ में कोई दिक्कत की बात नहीं है। मगर अगर आपको अरेस्ट कर लिया गया है तो फिर आप आगे की कार्रवाई अपने वकील साहब की छोड़ दीजिए। वो बेल की एप्लीकेशन लगाएं कोर्ट के अंदर, जैसे होता है वैसे हिसाब से चला जाए। मगर ये बात जरूर जानने की जरूरत है कि आपके साथ हुआ क्या है। पहले आपको ये जानना आपका हक है, तो आपको बताया जाएगा पुलिस वालों के द्वारा कि आपके खिलाफ एलिगेशन क्या है, ये बताया जाएगा। ओके। काफ़ी धीरे धीरे दिमाग खुलता जा रहा है। मतलब काफ़ी सारे जो डाउट थे ना मेरे खुद के भी क्या काफ़ी लोगों के डाउट होंगे, धीरे धीरे होते, मतलब क्या कहते हैं, क्लियर होते जा रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन हो रहा है, क्वेश्चन ये है कि लड़का और लड़की की शादी हो रही है और वहाँ पर अगर लड़की बैकअप कर देती है तो क्या होगा, अगर लड़का बैकअप कर देता है तो क्या होगा? शादी हुई नहीं है अभी, हो रही है, हो रही है, हुई तो नहीं है। नहीं। अगर हुई नहीं है, लड़की बैकआउट कर जाती है, तो यूजुअली ऐसे केसेस के अंदर किसी कारण की वजह से बैकआउट होती है शादी। जैसे लड़के की कोई पुरानी बीवी आ जाए,
ये कहते हुए कि जी मेरी तो शादीशुदा है ये तो आदमी, नहीं। और मैं हाँ, बता- एग्जाम्पल। कारण क्या हुआ उससे डिफाइन होगा कि आगे क्या होगा। जी। बिकॉज कारण अगर बेतुकी बात कोई बंदा कर रहा है तो फिर तो उसके खिलाफ बिल्कुल एक्शन होना ही चाहिए। मगर ऐसे एक सिनारियो के अंदर अगर ये केस भी जैसे हमारे पास सामने आया था, शादी हुई नहीं थी मगर उस लड़की ने दहेज उत्पीड़न का केस डाल दिया था, दहेज उत्पीड़न का केस डाल दिया और शादी हुई नहीं, तो वो बाद में हमने खत्म करवाया, वो बात अलग है। मगर दहेज उत्पीड़न तब होता है जब शादी हो गई आपकी, जी। डोमेस्टिक में आ गए हैं आप, शादीशुदा है हस्बैंड के खिलाफ, तो चलो नंदलेस। तो अब इस केस के अंदर कारण क्या है पहले ये समझने की जरूरत है। अगर लड़के की शादी पहले हो रखी है जी। और फिर लड़की बैकआउट कर जाती है जी। तो यहाँ पर गलती लड़के की हुई। ओके। बिकॉज हमको ये पिन पॉइंट करने की जरूरत है गलती किसकी है, उस हिसाब से डिफाइन करेंगे हम कि रिजल्ट क्या आएगा। अगर ऐसे सिनारियो के अंदर लड़की का कोई बॉयफ्रेंड आ जाते हैं दो हाथ काटने के लिए कि जी तू तो मेरी है, तू तो मेरी है, अब ऑब्वियसली लड़का भी ऐसे सिनारियो के बाद शादी नहीं करना चाहेगा, तो यहाँ पर गलती लड़की की आ गई। जी। जिसकी गलती होती है सारा पश्चाताप उसी का होता है। लड़के ने जितना खर्चा करा वो भरपाई करता है दूसरी पार्टी, लड़की ने जितना खर्चा करा वो, ये होती है कॉमन। कुछ बातें अनसेड रूल्स हैं, ये कहीं वकालत में नहीं लिखा है, ये अनसेड रूल्स हैं। अनसेड रूल्स का मतलब जिसकी दूसरी पार्टी की गलती है दूसरी पार्टी उसको हर्जाना बिल्कुल भुगताएगी। अब उनमें शादी में उन्होंने नाना करते 7 या 8 लाख रुपए का खर्चा कर दिया, छोटी छोटी शादी हो उसके अंदर भी 10 लाख तो लग ही जाते हैं, लग जाता है। तो उसके अंदर अगर लड़के की गलती है तो लड़के के घर वाले जो हैं यूजुअली उनको कंपनसेट करना पड़ता है इमीडिएटली, नहीं तो फिर मुकदमे होते हैं दर्ज के भाई आपने मेरे साथ चीटिंग करी, आपने मेरे साथ धोखाधड़ी करी, जो भी है वो उस हिसाब से एलिगेशन जिस हिसाब से आती है उस हिसाब से आती है। तो गलती किसकी है ये डिफाइन करता है कि रिजल्ट क्या आएगा। ओके। काफ़ी सारे क्वेश्चनों का जवाब मिला मुझे आज और काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। मैं आपसे मेरा लास्ट क्वेश्चन क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस और जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं अभी तक जिसने भी देखा है उसको आप क्या मैसेज शेयर करना चाहोगे? नॉलेज की कमी है। नॉलेज अगर आपके पास है तो आप खुदा हो, आप राजा हो, और अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो बेशक आप जितने भी अमीर हो आप जेल जाओगे ही जाओगे। अपनी नॉलेज पे काम करो। अगर आपको नहीं जेल जाना, बेफालतू के फॉल्स केसेस में अगर आपको नहीं फंसना है, अपनी नॉलेज पे काम करो और समझो कि हमारे क्या लीगल्स राइट हैं और हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। जो मेरे काफ़ी सारे मेरे भी खुद के क्वेश्चन थे, आई होप आप सबके भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट हुए होंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच।